हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामोस फेयर। उम्मीद है सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर आपसे डिस्कस करूंगी। हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर इसमें वो भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब वाला जो आपका सिलेबस होगा, हो सकता है एक आध चैप्टर कट चुका होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाकी के चैप्टर्स का आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट को प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके अलावा आई नो कि कल एग्ज़ाम है, थोड़ी सी एनजाइटी बढ़ रही होगी, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और जो इंपॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जाओ लास्ट मोमेंट पे, वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जितनी मैक्सिमम रिविजन होती है उतना ही अच्छा आउटकम आता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी एक दो चीज़ें और जो डिस्कस कर रही थी, आपके इसमें 1 मार्कर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखोगे तो आप 1 मार्कर होते हैं, 2 मार्कर होते हैं, 4 मार्कर होते हैं, 6 मार्कर होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही है कि जो आपका मार्क्स का पैटर्न है उसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनता है। आप इजीली अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इज लैंड लॉक्ड विद द मल्टी पार्टी सिस्टम। सो आपको पता होना चाहिए जो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक कौन सी कंट्रियाँ होती हैं वो आपको डेफिनेटली क्लियर होगा अभी, जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती हैं। सो इसका आंसर है बेसिकली भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द ऑब्जर्वर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वो उसका मेंबर भी नहीं है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो वो बेसिकली G8 का। एक चीज़ और है, आपका दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर होता है, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अपना क्वेश्चन देखें और एनालाइज करके आगे बढ़ें, ठीक है। द एशियन वे, ये देखो, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज़ कोऑपरेटिव एंड इनफॉर्मल, ठीक है। सो आपको इससे पता लग गया होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मेरी वीडियोज़ पर डले हुए हैं। सो आप लोग उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। इसके जो ऑप्शंस हैं वो एक बार देख लो। एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन US एंड USSR, बर्थ ऑफ CIS, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर एंड क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट है इसका आंसर। एक चीज़ और थी बेटा, ये जो क्वेश्चन है आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग, बहुत बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे पूछते हैं या कोशिश करते हैं बस इंपॉर्टेंट पड़ जाएं। सो ये उनके लिए एडवाइस है कि इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि रीज़न क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा रीज़न भी आप लोग एक बार पढ़ के जा सकते हो, रीज़न और कॉन्सिक्वेंसेज दोनों अलग अलग होते हैं। सो डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या थे वो एक बार पढ़ के जाना जो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा ये जो एशियन है, मैंने इसका पहले भी आपको बताया है कि है क्या ये, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, सो थोड़ा सा ये आपको पता हो। और जब भी ये आंसर आप लोग अपना लिखेंगे तो इसके फुल फॉर्म हो गया, इसका स्टैब्लिश्ड ईयर जो हो गया, इसका फ्लैग वगैरह मेंशन करके आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा मेंशन करके आएंगे, सो दैट कि आंसर की क्वालिटी इन्हांस हो। और जो रेलिवेंट पॉइंट है वो तो आपको ज़रूर लिख के ही आने हैं अपने आंसर में। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजाकर्स वर अ पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, अनलिश्ड बाय डैश इन रिस्पॉन्स टू द रिवॉल्ट ऑफ द पीजेंट्री ऑफ तेलंगाना। अब इसके ऑप्शंस देख लो, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, महाराजा ऑफ मणिपुर एंड ब्रिटिश। सो ये आपको पता होना चाहिए कि रजाकर हैं तो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होंगे आपके। अब तक आप लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ये आपको मतलब ये रजाकर से ही आपको याद हो जाना चाहिए था कि इससे रिलेटेड होगा। इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग इन द डेमोक्रेटाइजेशन कुड ऑल्सो बी सीन इन द फॉलोइंग कंट्री। सो ये सारी कंट्री के नाम दे रखे हैं कि कहाँ देखा जाता है। सो बेसिकली अब आपको इसको मार्क करना है। सो ये है आपका यमन, जॉर्डन, ओमान एंड अफगानिस्तान। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हो सकता है कि सिलेबस में डायरेक्टली ना पूछे हों, बट इनडायरेक्टली ये लिंक होंगे आपसे, ठीक है। सो इनडायरेक्टली ये लिंक है आपके सिलेबस से, सो थोड़ा सा आपको इसके आसपास का पता हो। एक चीज़ और है, कभी भी ब्लाइंडली आपको
प्रिंट को ना बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। उससे एक आपको रफ आइडिया लग जाता है कि ठीक है हमारे क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ओके। सो बस इससे रफ आइडिया लेना, क्योंकि आसपास के जो एरिया हैं वो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। सो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है आपका इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड एन इशू रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास। अब बेटा देखो, माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास से आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कौन सी कंट्री का ये है। सो इसके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। सो रोहिंग्या आपका कौन सी कंट्री से थे? म्यांमार से। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका मैचिंग। अब एक चीज़ और है, मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि जो भी आपके फैक्चुअल हैं वो भी मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड वाली बुक है, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा मैचिंग के बनने की, और इसमें आप प्रूफ भी देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। सो यहाँ G8 मीटिंग लिखा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे यूरोपियन यूनियन पूछ ले या एशियन का पूछ ले, सार्क का पूछ ले। सो थोड़ा सा अवेयर रहना कि आपको बेसिक्स पता होंगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। सो G8 को अगर मैच करना है तो वो सीधी सी बात है, G8 का अगर आप इसमें से सर्च करोगे तो ये इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी है इसका, ठीक है, फर्स्ट का C। इसके अलावा अर्थ समिट की बात हो रही है तो अर्थ समिट डेफिनेटली आपका किस चीज़ के लिए था? एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। अर्थ समिट का ईयर क्या है ये आपको याद हो, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो इस टाइम पे हमें पता होनी चाहिए। सो ये बहुत स्कोरिंग होती है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे तो बहुत इजीली यू कैन फाइंड इट आउट कि G8 का अगर आपको पता था तो आप बहुत इजीली मार्क कर पाओगे एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू। अदरवाइज कोई बच्चा एलिमिनेशन टेक्निक नहीं भी लगा पा रहा है तो वो फिर 2-3 ऑप्शंस को जाके सर्च करे, सो उसको पता लग जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल है जो आपका वो कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए है। UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म बेटा आप सबको पता होनी चाहिए अब इस टाइम पे, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो ज़रूर करके जाना। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बाकी जो बच गया आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये इकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड है, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो बी अवेयर। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हैज़ डैश डायमेंशन, कि क्या क्या डायमेंशन है आपने अपनी बुक में पढ़े भी हैं कि इसके हमने 3 डायमेंशन पढ़े हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्लोबलाइजेशन के इस चैप्टर से ना आपका जो मेजरली पार्ट है ना वो कौन सा आ सकता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस में ये जो तीनों कॉन्सिक्वेंसेस है ना, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो इनके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स ज़रा पढ़ लेना कि आप लिख पाओ। 6 मार्कर में बन सकता है ये, बट आपका जो CBSE का आप देखोगे तो वो ये वाला जो चैप्टर अलॉटेड है वो 4 मार्क्स का है, ओके। सो जो 4 मार्क्स का अलॉटेड है, सो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो कि बाई चांस वो पूछे इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप लिख पाओ, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को स्टैंड सी, मैंने बोला ही था अभी है ना कि जो फुल फॉर्म है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फुल फॉर्म्स को करके जाना, बहुत सारी फुल फॉर्म होंगी और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फुल फॉर्म्स को लिख लेते हैं साइड में अपने नोट्स की तरह, तो लास्ट मोमेंट पे उनको रिवाइज ज़रूर करके जाना, ये बहुत हेल्प करने वाली है। यूनेस्को स्टैंड फॉर, सो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनेस्को स्टैंड फॉर, अभी तक आपने उम्मीद है कि इसको कर लिया होगा। एक और चीज़ है ये देख लेना कि जान पूछ के ये जो आपके मतलब ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ जैसे सिमिलर दे देंगे, जैसे देखो एजुकेशनल यहाँ सिमिलर दे दिया, ठीक है, और ये देखो कल्चरल दे दिया, बट ये सोशल और साइंटिफिक में डिफरेंस है, तो बड़ा ध्यान से आप पढ़ना, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो फुल फॉर्म सारी देख के जाना आप अपनी, जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आपका क्वेश्चन है आपका, डैश वॉज अक्रेडिट with the title of Iron Man for his role in the integration of states in the Indian Union। अब बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि आयरन मैन कौन थे हमारे। सो आयरन मैन के नाम से इतने पॉपुलर हैं तो आप डायरेक्ट जाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट्स इट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन। अब बेटा ये नॉट का ज़रा ध्यान रखना, बार बार बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में ये जो नॉट है ना कई बार हमें दिखाई नहीं देता जल्दबाजी में, है ना। सो नॉट को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हाईलाइट करके नहीं लिखते, जैसे अब की बार भी हाईलाइट करके आपका नहीं लिखा हुआ है ना। सो उम्मीद है कि आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सो कौन मतलब इसका ये जो रीजंस दे रखे हैं क्या इसका रीज़न नहीं है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर अराउंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट चेंज। सो आपको पता है ये तीनों के तीनों से रिलेटेड हैं, बट ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, ओके। सो ये हुआ। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट और विदाउट हाईलाइट करके या विदाउट बोल्ड होकर आया है।
सो बहुत ध्यान रखेंगे. नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबल कॉमन्स. सो ग्लोबल कॉमन्स आर आउटसाइड द सॉवरेन jurisdiction. The atmosphere, ocean floor, outer space are a part of global commons. The countries of north are more concerned about the protection of global commons as compared to countries of south. नेक्स्ट है आपका देयर इज़ अ नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग ग्लोबल कॉमन्स. सो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है आपका, द कंट्री ऑफ नॉर्थ आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन एज कम्पेयर टू कंट्री ऑफ साउथ. बेटा ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ग्लोबल कॉमन्स करके, ठीक है, और साथ में फिर कुछ भी एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं. सो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर जाना. यहाँ आपका किस में पूछा गया है, MCQ फॉर्मेट में है, बट इसके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव वाले के अलावा भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. सो थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर जाना इसको, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट. तो बेटा आपको ये डिफरेंसेस ज़रूर पता होने चाहिए कि आपका ट्रेडिशनल, ठीक है, और आपका नॉन ट्रेडिशनल हो गया, ठीक है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये साथ साथ देख लेना. इसके अलावा क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट. अब बार बार ध्यान रखना, ये जानबूझ के नॉट डाल रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे नॉट में गड़बड़ करते हैं, ठीक है. सो बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग, थ्रेट ऑफ वॉर एंड सिविल वॉर. सो इसका आंसर है सिविल वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म डेटरेंस इज रिलेटेड टू. डेटरेंस मतलब क्या होता है, एंडिंग वॉर, प्रिवेंटिंग वॉर, सरेंडर इन वॉर, पॉलिटिकल वायलेंस, टारगेटिंग सिविलियन. सो इसका मतलब होता है प्रिवेंटिंग वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द ईयर द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एक्सपेंड फ्रॉम 11 to 15. सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. 1965 ऐसे याद रख सकते हो कि वॉर का ये टाइम पीरियड था, तो इसी टाइम पे क्या हुआ था आपका जो काउंसिल का नंबर है वो एक्सपेंड हुआ था. इसके अलावा आपको ये पता हो कि यूनाइटेड नेशन कब बना था आपका, ठीक है. इसके अलावा इसका थोड़ा सा हेड क्वार्टर हमें पता हो, ठीक है. इसके जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता हो कि बाई चांस पूछ ले, चाहे MCQ फॉर्म में चाहे मैचिंग में. सो हम करने के लिए तैयार होंगे अपना, ठीक है. अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, ठीक है. सेक्शन बी में आपका सबसे पहले क्या है, आपका पैसेज है. पैसेज पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले पैसेज पढ़ो फटाफट से, ठीक है. ये रहा इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का है. सो या तो आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ढंग से लाइन बाय लाइन, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पे आओगे, ठीक है. या फिर एक तरीका ये होता है आपका बेसिकली क्या, कि आप सीधा ही सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस 1 गो में पढ़ लो, ठीक है. 1 गो में क्वेश्चंस को रीड कर लो. जैसे ही आपने क्वेश्चंस को रीड कर लिया, फटाफट जाओ पैसेज पढ़ना शुरू करो. और जब पैसेज पढ़ना शुरू करोगे आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये वाला यहाँ मेरा फर्स्ट का आंसर है, फटाफट मार्क करो. जो भी आपका अकॉर्डिंगली होगा उस अकॉर्डिंग मार्क कर करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है. सो ये आपका पैसेज से रिलेटेड था, वो एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है. अब इसके अलावा अगर आपका देखा जाए, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका पैसेज है एक और, ठीक है. इसमें भी सेम वही चीज़ दे रखी है, क्या कि क्वेश्चंस दे रखे हैं MCQ फॉर्मेट में, और फिर वापस जाओ पढ़ो और मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है. सो पेपर आपका बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में है, आराम से हर एक बच्चा पास हो सकता है, 100% रिजल्ट आ सकता है हमारा, क्योंकि आप MCQ, मैप, पैसेजेस, ठीक है, इसके बिहाफ पर बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके. अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी रिजल्टेड इन कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ सोवियत सिस्टम. अब देखो ये शॉक थेरेपी से रिलेटेड है, 2 मार्क्स में है, तो आपको 2 मार्क के अकॉर्डिंग ही इसको क्या करना है, मेंशन करना है पॉइंट्स में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा भर दोगे जो भी आपको पता होगा इससे रिलेटेड, सब नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मेंबर ऑफ एशियन रीजनल फोरम. बेटा अब ये देखो, अगर आपने ढंग से एशियन को पढ़ा होगा, एशियान जो कंट्रीज़ हैं आपकी, आपने पूरा कवर किया है, सो आपको पता होगा कि भाई कितने इसके फाउंडिंग थे, कितने बाद में ऐड हुए, क्या क्या हुआ, ठीक है. इसके अलावा फ्लैग वाला, अब अगर इस तरीके से आ रहा है लिस्ट आउट सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लैग, सो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा सा साइड में फ्लैग का. सो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है ना, आप अपने आंसर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो. तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ करना. इसके अलावा इससे जो पॉसिबल क्वेश्चन है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का हो गया, रीजनल फोरम हो गया, फ्लैग से हो गया. सो ये चीज़ें थोड़ी सी पता हो आपको. इसके अलावा व्हाट इज़ वीटो पावर, शुड इट बी अबॉलिश्ड और मॉडिफाई. बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर क्या है. नेगेटिव पावर है, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई है. सो जो आपका यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसे कि आप अगर देखो तो वीटो पावर का तो यही आ गया, ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखो
तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में अभी पीछे देखा था, ठीक है, कि उसकी जो 11 से 15 नंबर बढ़े। इसके अलावा आपका और क्या आ सकता है इसमें, इंडिया का पूछ सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है परमानेंट मेंबर के लिए, ठीक है। सो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, या फिर इंडिया मतलब सच में बन सकता है या नहीं, मतलब आपके खुद के ओन वर्ड्स भी मांग सकता है वो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के। सो बी प्रिपेयर, ओके। इसके अलावा हुज स्पीच वॉज द ट्रस्ट विद डेस्टिनी, व्हाट इज द डिफरेंट इन द स्पीच। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसने दी थी, क्या इसमें डिफरेंस था, तो ये आपके चैप्टर के वही फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक आपको ऑप्शन भी मिल रहा है इसमें, व्हाट वाज द इमीडिएट आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होगी, बहुत बेसिक है, सो ये डालना है। बट एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखोगे कि 2 नंबर का है, तो आपको पता है कि 2 मार्कर है, तो आपको पता है कि आपको लिमिटेड लिखना है। ऐसा मत कराना कि भाई आप लोग भर भर के लिखाओ और आपको लगे कि ये वाला तो मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं लिखाऊँ कि हाँ भाई हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें अच्छा अच्छा नंबर दे देंगे। बेटा मैक्सिमम नंबर कितना ही दे पाएंगे टीचर, अगर 2 मार्कर है तो 2 से तो ऊपर जाएगा नहीं किसी भी कीमत पे, तो मैक्सिमम 2 ही जाएगा। सो आपको पता है कि आपको लिमिटेड आंसर लिखना है, पता चला आप 5-5 10-10 मिनट एक आंसर को दे रहे हो, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका डी। अब इसमें आपके 4 मार्कर शुरू हो रहे हैं। नेम द कंट्रीज इंक्लूड इन साउथ एशिया, हाउ हैज़ पीस एंड कॉपरेशन बी इनहांस्ड इन दिस रीजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री हैं, उनके नाम बताओ, टोटल बताओ, फिर उनका पूरा जो भी क्वेश्चन में रेलिवेंट पॉइंट्स पूछे हुए हैं वो मार्क करके आएंगे, लिख के आएंगे, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन है, इंडियाज नेबर्स ऑफन थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू डोमिनेट एंड इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ द स्मॉलर कंट्री ऑफ द रीजन, इज इट अ करेक्ट इंप्रेशन। अब देखो इसमें आपके ओन वर्ड्स पूछे हैं, ठीक है, ओन वर्ड्स लिखने हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप कुछ भी लिख के आएंगे, मतलब जो थोड़े से रेलिवेंट पॉइंट होंगे ना, ठीक है, वो लिख के आएंगे आप ऐसे। और 4 मार्कर है तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स में आंसर को लिख के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाईलाइट एनी 4 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखोगे, या तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी 4 नेगेटिव बताओ, ठीक है। अगर आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, सो हमारा काम है कि हम साथ साथ पॉजिटिव भी देखते जाएं कि बाई चांस पूछ ले तो, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एरिया थे, जो हमने अभी पीछे देखे थे, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड पॉइंट पता हो जो ग्लोबलाइजेशन से है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। सी मैंने अभी आपको पीछे बताया ही था कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है आपका कि ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, है ना। सो ये आपको पता हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इनके पॉइंट्स में ज़रा प्रिपेयर करके जाना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर आ जाते हैं फटाफट से। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द यूनाइटेड नेशन मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए या लिए जा सकते हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। सो ये अपने पॉइंट्स में लिख के आएंगे आंसर्स, बट वही बात है बार बार कि रेलिवेंट हो पॉइंट, है ना, थोड़ा सा लॉजिक हो पॉइंट्स में, कुछ भी हवा में नहीं लिख के आ सकते कि यहाँ स्टेप्स पूछा है, अब आप यहाँ यूनाइटेड नेशन के बारे में बता के आ रहे हो, तो ये काम नहीं करना, फिर आप जाके लड़ते हो कि हाँ जी मैम या सर हमने तो ऐसे ऐसे लिखा था, इसके पूरे हमने सब कुछ डिटेल लिखी है कि कब बना, कौन परमानेंट मेंबर है, किसको वीटो पावर है, ये वो नहीं, जो आपसे रेलिवेंट पॉइंट पूछा है क्वेश्चन का वही जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, व्हाट स्टेप हैव बीन सजेस्टेड बाय इंडिया इन दिस रिस्पेक्ट। सो बेटा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये जो आपके इंडिया के स्टैंड हैं वो हमें जब तक नहीं पता होंगे तो हम मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं, आप चाहें तो और भी चीज़ें कंटेम्प्रेरी टाइम के जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या इंडिया स्टेप उठा रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, राइट। सो इसके भी आप पॉइंट्स में लिख के आएंगे आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द स्टेट्स इन परसुइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज टू द ग्लोबल एनवायरमेंट, हाउ कुड वी अचीव दिस, एक्सप्लेन विद अ फ्यू एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल्स मांगे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने आंसर को ओन वर्ड्स में जब लिख के आओगे तो आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स डाल सकते हो अपनी साइड से भी, ठीक है। सो जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आप लिखोगे कि कैसे आपका ये सब इफेक्ट करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट को, सो वो मार्क करके आना, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैप, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे सिलेबस में भी दे रखा होता है कि आपका वर्ल्ड वाली कंट्री से मैप पूछा जाएगा, ठीक है। बट बेटा एक चीज़ और है कि कंप्लीटली हम जो इंडिया वाले मैप बनते हैं हमारे चैप्टर से वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप देख कर तो ये दोनों ही जाओगे, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, ठीक है। हालांकि देखो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब आपके सामने एक डेमो है, डेमो क्वेश्चंस की तरह कह लो
कि क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुके हैं सो लेस प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल पूछा जा सकता है। और ये देखो ये वर्ल्ड वाली बुक के क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को एक बारी फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंगली मैप पे मार्क कर लेना। एन इंपॉर्टेंट कंट्री बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सो आपको पता है इसका आंसर क्या है, बेसिकली चाइना, ठीक है। द कंट्री हैज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन सी कंट्री है जहाँ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम इनिशियली रहा? देखो एग्जाम्पल में आपके पास इंडिया का भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है और श्रीलंका भी, ठीक है। बट आप जब मैप देखेंगे तो मैप को देख के आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ, कि मैप को देख के आपको आइडिया लगेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ श्रीलंका की बात हो रही है क्योंकि इंडिया का कहीं भी एलोकेट करने को दे नहीं रखा हमें, ठीक है। सो आप यहाँ श्रीलंका का मार्क कराएंगे आराम से, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कंट्री हैज़ हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ दोनों ही चलते हैं? तो वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको पता हो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, दिस कंट्री हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आप जब मैप में जाके देखेंगे सो आपको पता चलेगा मैप में देखकर कि हाँ हमारा कौन सा जो पार्ट है वो इससे रिलेटेड है। सो आप देखेंगे कि यहाँ नेपाल दिखा रखा है हमने, सो दैट मीन्स कि नेपाल इसका ऑप्शन है, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एन आइलैंड नेशन विच हैज़ एन सल्तनत टिल 1968। तो कहाँ था आपका? बेसिकली ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए था, मालदीव्स, ठीक है। सो नहीं आता तो अभी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपके जहाँ जहाँ हेड क्वार्टर है थोड़े से ये आपको पता हो कि किस किस कंट्री में है, ठीक है। और बेसिकली और क्या हो सकता है, जैसे आप देखो तो आपकी जो सार्क की कंट्री हो गई, थोड़ा सा ये आपको पता हो, ठीक है। जो एशियन कंट्री हैं वो कहाँ हैं, ठीक है। साउथ एशिया की जो कंट्री हैं वो कहाँ हैं, ठीक है। सो ऐसे वाले जो आपके मैप की प्रोबेबिलिटी है वो देख लेना। ये हो गई आपके वर्ल्ड से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करो इंडिया से कि 1% आ जाए बाय चांस, तो एटलीस्ट हम बिल्कुल पैनिक ना हो, बहुत आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो उसमें आप क्या क्या देख सकते हो, जितने भी आपके ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें पता हो, ठीक है। अगर आपको साउथ एशिया की कंट्री देख लोगे तो आपको सारे नेबरिंग स्टेट पता ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं? नेबरिंग वाले ही आ सकते हैं और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले आ सकते हैं। मतलब जो भी आपके शुरू के 3 चैप्टर में जहाँ भी स्टेट से रिलेटेड जो भी बात हो रखी होगी ना, चाहे कोई हल्का सा भी स्टेट हो, जैसे साउथ के स्टेट हो तो वहाँ आप थोड़ा सा देख लो कि बाय चांस कुछ पूछ रहे से घुमा फिरा के रिलेट करके, सो थोड़ा बहुत आपको पता हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल बाय चांस 1% आ जाए सो हम इंडिया वाली चीज़ से भी अवेयर हों। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो आपको पता है कि ये विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए होता है, सो ये उनके लिए है। अच्छा, इसके अलावा ये कार्टून है, कार्टून देखकर आप बहुत इजीली अपना लिख सकते हो जो भी आपका व्यू पॉइंट है उसको देखकर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली लिखोगे। एक और चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि कई बारी जो आपका पैसेज है वो आपको ऑब्जेक्टिव वे में भी आ जाता है, ठीक है, और कई बार किस में आ जाता है आपका सब्जेक्टिव वे में भी आ जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाई चांस अब यहाँ आपको खुद ही लिखना है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके आप अपना राइट डाउन करोगे, ठीक है। और लिमिटेड उसमें करना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही लिखते जा रहे हो, ठीक है। बाकी जो विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है उनके लिए फिर ये अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब आ जाओ 6 मार्कर पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। The sudden disintegration of USSR was a matter of shock and surprise for the world. Elaborate the statement in the light of the factors responsible for the disintegration of USSR. बेटा अभी हमें पता होना चाहिए कि जो आपका USSR है, आप ये देख रहे हो, चाहे इससे रिलेटेड शॉक थेरेपी की बात आ रही है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा और आपका क्या आ सकता है, वो ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ये चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आ सकता है वो देख लो एक बारी, USSR का जो डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है। सो इसके रीज़न भी पूछ लेगा, वो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता हो जो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका जो गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, ठीक है, सो वो देख लेना। रिफॉर्म्स में वो ग्लास नोट्स और पेरेस्ट्रॉइका का वो जो दोनों हैं वो थोड़े से मेंशन कर लेना कि आपको थोड़ा सा पता हो, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन है जो, वो पता हो। मैं इसके मतलब इस टाइप के जो आपके MCQ वगैरह है वो मैं आपको करा भी चुकी हूँ, वीडियो में आप देख सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपके MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी अच्छी, क्योंकि वहाँ काफ़ी चैप्टर्स के आपके MCQ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो आता होगा आपको वहाँ प्रैक्टिस होगी, और जो नहीं आता होगा वो आप हाथ ही हाथ याद कर सकते हो उसको देखकर, ठीक है। सो ये था आपका USSR का बेसिकली। इसके अलावा वही, द शॉक थेरेपी वॉज नॉट द बेस्ट वे टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। एग्जामिन द
ड्रॉबैक्स ऑफ शॉक थेरेपी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि उसके ड्रॉबैक्स पूछे हैं, सो आप शॉक थेरेपी को बेसिकली पढ़ रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, बट थोड़ा सा उसके ड्रॉबैक्स भी एक बार देख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ क्या मिल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन पूछे हैं, ठीक है। सो आपके थोड़े बहुत रिलेशन जो आपकी, जैसे पाक हो गया, पाक के साथ थोड़े से रिलेशन पूछ लिए, ठीक है। सो इस टाइप के जो आपके नेबरिंग के साथ है थोड़ा बहुत वो रिलेशन वाला आ सकता है मैटर, सो आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से अपने पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाना। इसके अलावा हाउ डिड चाइना एंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। अब यहाँ ओपन डोर पॉलिसी है, ये सीधी सीधी सी बात है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, पर जो बच्चा मतलब ऐसे डायरेक्टली समझेगा उसके लिए तो कोई मतलब वो नहीं है दिक्कत, बट जो बच्चा मतलब जिसको चाहिए कि हमें ओपन डोर पॉलिसी लिखा होना चाहिए था तब हम आंसर मार्क करके आते हैं, तो वहाँ दिक्कत है, ठीक है। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बट पूछा ओपन डोर पॉलिसी के बारे में, सो ये पॉइंट्स में लिख के अपना आराम से आएंगे, ठीक है। सारे वही रेलिवेंस पॉइंट। और पॉइंट्स को एक और बात है कि पॉइंट्स ना लिखने का मतलब ना ये नहीं होता कि आपने एक पॉइंट लिखा और यहाँ ये 4 वर्ड लिख दिए, 5 वर्ड लिख दिए, ये ख़त्म हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर आप टीचर के जाके खून पीते हो कि भाई मैम मेरे तो 6 पॉइंट लिखे थे, मैंने तो देखना 7 पॉइंट, मैंने तो 2-2 पेज भर दिए, मैंने 4-4 पेज भर दिए 6 मार्क्स में। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि भाई जो आपने रेलिवेंट पॉइंट लिखे हैं ना, और दूसरी बात क्या है कि उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके, क्योंकि इलेबोरेट करना बहुत ज़रूरी होता है पॉइंट्स को, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, होड़ लगाने की जरूरत नहीं है कि इसने 2 भरे तो मैं 4 भरूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। सीधी सी बात है, पार्टीशन पूछा है, ये हमेशा पूछा ही जाता है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज तो पूछा ही है, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान क्यों फेल हो गया, ठीक है, अपने यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि कॉजेज तो है ही, आपको पता ही है, रीज़न बाई चांस पूछ ले तो रीज़न भी थोड़ा सा हम प्रिपेयर होके जाएँ, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके चैप्टर्स में से ही हैं, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, आपका बेस क्लियर है, तो आप बहुत प्यार से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था लास्ट ईयर, अब की बार भी पेपर अच्छा आएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर बहुत मॉडरेट आता है, एमसीक्यू, पैसेज, कार्टून, मैप, इतने सारे होते हैं आपके कि बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। बाकी इनमें अपना बेस्ट देना, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर हम पेपर बड़े ध्यान से पढ़े ना तो उसमें भी हमें कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप नोटिस करोगे वो ग्लोबलाइजेशन वाला है तो वो एमसीक्यू में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। ऐसे आयरन मैन ऑफ इंडिया हमने पीछे क्वेश्चन किया था अभी, सो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो कई बार कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन पेपर से भी हेल्प हो जाती हैं। सो बहुत अलर्ट होकर, बड़े अवेयर होने के साथ आप इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैप है, जो आपका मैप जब आप फिल करोगे, सो आप जब यहाँ लिख रहे हो कि ये श्रीलंका है, ठीक है, और ये डी वाला पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, आप ये बता दो कि जो श्रीलंका है ये बेसिकली सेकंड का है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैप में सिर्फ लिख के आ जाते हैं, जैसे अब ए है, ए का आंसर क्या था, नेपाल था, आपने नेपाल तो लिख दिया, पर अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि जो आपको वहाँ क्वेश्चंस दे रखे थे 1 2 3 4 करके, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपने नेपाल किसका लिखा है। तो आप यहाँ मेंशन करके आओगे कि ये 4th वाला है ना जो, उसका ही है नेपाल। ऐसे श्रीलंका जो है ये सेकंड वाले का है, जैसे बी चाइना है आपका, तो यहाँ चाइना लिख के आओ आप आराम से, और चाइना किसका है, ये फर्स्ट वाले का है। सो आप ऐसे मार्क करके आएंगे कि टीचर को ईजिली, टीचर पता चल पाए टीचर को कि हाँ भाई इस बच्चे ने इसका आंसर लिखा। अब यहाँ आप मॉलदीव्स लिख रहे हो, अब ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई इस बच्चे को पता है कि ये मॉलदीव्स है और यहाँ इसका वो है, बट ये किसका आंसर है, तो यहाँ आप लिख के नहीं आओगे जब तक कि 5th का आंसर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब ऐसे में क्या होता है, तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं कि आपने एलोकेट सही किया हुआ है तो टीचर आपको हाफ मार्क्स दे देता है, सिंपल। बट अगर आपने वही नहीं किया हुआ है, इसमें क्या नंबरिंग, तो फिर हमारे आधे नंबर कट जाते हैं सीधे सीधे फ्री में। सो मैप को बड़े ध्यान से भरना, ठीक है। इसके अलावा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ा है तुम्हें खूब आता है, ठीक है। मैंने तुम्हें साथ साथ और भी जो प्रोबेबिलिटी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की वो मैंने आप लोगों को बता दी है, सो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो नोट का बड़ा खास ख्याल रखना कि नोट है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि असर्शन और जो आपके रीज़न हैं वो बाई चांस पूछ रहे तो मैक्सिमम 2 ही पूछता है, तो बड़े ध्यान से उनको पढ़ना, उनके ऑप्शंस को देख लेना इन केस पूछे तो, ठीक है, कि शफलिंग वगैरह तो नहीं हो रही ऑप्शंस में।
नोट का ख्याल रखोगे, ये देख लोगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप मैप करोगे तो मैप को बहुत ध्यान से पढ़ के एनालाइज करके तब आप अपना मार्क करोगे। नंबरिंग ज़रूर डाल दोगे मैप में, ठीक है, एलोकेशन के साथ साथ। इसके अलावा जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो, मेरी ये एडवाइस है पर्सनली, क्योंकि क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हो फिर आप पैसेज रीड करते हो तो आप एलोकेट कर पाते हो इसलिए और आराम से मार्क कर पाते हो, ठीक है। कार्टून की बात आ रही है, वैसे कार्टून आपका क्लियर इमेज में ही होता है, एक बार फिर भी उसको बहुत गौर से एक बार एनालाइज कर लो, विजुअलाइज कर लो कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या बना हुआ है, कुछ लिखा तो नहीं हुआ है छोटा छोटा सा, तो उसको रीड आउट करो, क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना तसल्ली से आंसर लिखो, ठीक है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग अपना पेपर छोड़ के ना आए, कोशिश ये करें कि आप अपना जो पेपर है वो फुल अटैम्प्ट करके आएँ, क्योंकि होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि चलो एमसीक्यू मार्क कराते हैं, ठीक है, या फिर जो ऑप्शन वाले हैं हमने वो ऑप्ट कर दिए, ठीक है। बेटा एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करो फुल पेपर अटैम्प्ट करने का, नहीं आता ना अगर कोई क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड चीज़ें लिख के आओ ज़रूर से, ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि टीचर आपको आधा नंबर दे देता है कि हाँ चलो रिलेटेड है, कई बार आप होता है ना कि आप बिल्कुल पॉइंट पे पास होने से बच रहे होते हो तो वो ये आधा नंबर आपको बचा लेता है, अदरवाइज फिर आपका पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है, आपका डिमोटिवेशन आ जाता है कि मैं पास नहीं हो पाया और फिर चीज़ें खराब होने लग जाती है, राइट। सो जब तक आप लिख के नहीं आएंगे टीचर मजबूर है देखने के लिए कि भाई वो कहाँ मार्क्स दे, ठीक है। इसके अलावा जब आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो एमसीक्यू अटैम्प्ट करते वक्त जब आप लिख रहे हैं तो एक बेस्ट तरीका ये होता है, टीचर के लिए भी बड़ा इजी हो जाता है चेक करना। जैसे मान लो फर्स्ट है तो फर्स्ट का मान लो फॉर एग्जांपल कि इसका बी ऑप्शन है, ठीक है, सो इसका मैं यहाँ इस तरीके से लिख के आऊँ चाइना, ठीक है, कि टीचर को चेक करने में इजी रहे। कई बार क्या होता है बच्चे की राइटिंग गंदी है, ठीक है, अब वो इस तरीके से कुछ लिख के आएगा ऑप्शन की वो बी भी है, फिर वो इसको ही डी भी बनाई आएगा, अब बताओ मैं इसको क्या मानूँ। अब वो इस तरीके से लिख के आ गया, अब मैं इसको बी के नंबर दूँ या डी के नंबर दूँ, तो ऐसे में क्या होता है टीचर काट देता है, तो ये आपकी गलती हो जाती है। बट अगर आपने यहाँ गलती से मान लो डी था इसका आंसर, ठीक है, और आपने यहाँ क्या मान लो सेकंड का डी है, ठीक है, मान लो इसका आंसर था पाकिस्तान, ठीक है। सो अब आपने ये चाहे डी बनाया हो या बी बनाया हो, एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन तो है कि मैं इसके बिहाफ पर आपको नंबर दे सकती हूँ, समझ रहे हो। सो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम मिस्टेक कर देते हैं और परेशानी होती है फिर। सो इनको बहुत आराम से करेंगे। एक और चीज़ जो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना बेटा, तो वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये प्रॉब्लम आती है हमारी इसमें। बेसिकली मैं आपको यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा करके कि जैसे मान लो कि मैंने एमसीक्यू अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है, एमसीक्यू के बाद मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 16 करना चाहती हूँ, ठीक है। होता क्या है कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के छोड़ देती हूँ बस और यहाँ आंसर लिखना शुरू कर देती हूँ अपना, ठीक है। अब परेशानी क्या आती है कि मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, अब टीचर को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि तुमने कौन से वाले का आंसर लिखा है, तो भी ये कटता है इस केस में भी, ठीक है। सो ऐसी हरकतें नहीं करनी हमें क्योंकि हम कर रहे हैं बोर्ड के लिए भी तैयारी अभी से ही, ठीक है। सो बोर्ड में ना यहाँ तो आपके टीचर शायद आपको फिर भी मार्क्स दे दें बट बोर्ड में आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, सो बी अलर्ट, ओके। इसके अलावा और जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप अपना जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी है क्वेश्चन नंबर को ध्यान से लिखेंगे, पॉइंट्स में आंसर लिख के आएंगे, पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख के आएंगे, ठीक है। सो इसके भी आप पे क्या होगा कि आप इजीली थोड़ा सा मार्क्स गेन कर सकते हैं रिलेवेंट पॉइंट्स के साथ, और जो भी फैक्चुअल डेटा है वो थोड़ा सा आप लोग देख के जाएं लास्ट मोमेंट पे भी क्योंकि काफ़ी हेल्प होती है। जो आपके फुल फॉर्म्स हैं वो देख के जाएं, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और तो बस ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। कल आप लोग मुझे अपने वीडियो के कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा गया, मैं वेट करूँगी। और अपने ऊपर विश्वास रखो, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आई डू अंडरस्टैंड, बट आराम से अपना रिवाइज करो, जो भी आपको नहीं आता वो हल्का सा देख लो, डिस्कस कर लो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और आराम से रिलैक्स होके जाओ, हो जाएगा आराम से, ठीक है। और एक और चीज़ ये थी कि पेपर प्लीज़ फुल अटैम्प्ट करके आना, रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो फिर लास्ट में आधे आधे नंबर के लिए, और हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। सो प्लीज़ बी अवेयर, ओके। सो ठीक है, फिर आपको हेल्प हुई होगी होपफुली इस वीडियो से, ठीक है। इसको शेयर करना सो दैट कि सबको थोड़ी सी हेल्प हो जाए इससे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द अटेंशन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कि सब तक ये कंटेंट पहुंच जाए, सो दैट कि सबको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो लास्ट में आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस की है वो थोड़ा सा आपको पता हो। इसके अलावा आप अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वो थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना, इससे क्या होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी। बेटा 11th क्लास के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है और 11th के लिए अलग है और 12th के लिए अलग है, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको यहाँ MCQ मिल जाते हैं, जो भी वीडियो से रिलेटेड PDF होती है, कंटेंट होता है, वो सारा वहाँ डल जाता है, सो आप वहाँ से ईजिली देख सकते हो उसको, ठीक है। बाकी
ओके, ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छे से जाना, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, बाय बाय।